नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। नीति आयोग की बैठक में इनकम टैक्स में कटौती का सुझाव। विशेषज्ञों ने कहा, कर ढांचे में बदलाव से विकास में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री ने गिनाए जल्दी बजट पेश करने के फायदे। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस, टीएमसी समेत 8 दलों का मोर्चा। सारे दलों के लिए साझा एजेंडा बनाने का ऐलान। भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रधानमंत्री से जांच की मांग। बिहार में न्यायिक सेवाओं की सभी सेवाओं में 50% आरक्षण। कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। महिलाओं को 35% आरक्षण रहेगा बरकरार। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर विवाद। खेल मंत्री ने मांगी रिपोर्ट, कहा मंजूर नहीं है फैसला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गुजरात के समित गोहेल ने रचा इतिहास। रणजी में 259 रनों के साथ बनाया विश्व रिकॉर्ड। टूटा 117 साल पुराना रिकॉर्ड। फरवरी में पेश होने वाले बजट को लेकर कल हुई नीति आयोग की बैठक में अर्थशास्त्रियों ने सरकार से आयकर प्रणाली को और सरल बनाने के लिए कहा। साथ ही उल्टे शुल्क ढांचे की समस्या से निपटने के लिए आयात शुल्क की दरों में तालमेल बिठाने की मांग भी की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने भी जल्द ही बजट पेश करने के फायदे गिनाए और विशेषज्ञों से भविष्य में सरकार के कदमों को लेकर सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में बजट 1 महीने पहले पेश करने के फायदे गिनाए। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी बजट लाने से सरकार को वित्त वर्ष की शुरुआत में ही योजनाओं के लिए राशि मिल जाएगी। अभी तक आम बजट फरवरी के आखिर में पेश किया जाता रहा है। इस बार रेल बजट भी आम बजट का ही हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अर्थशास्त्रियों ने आयकर दरों में कटौती करने और सीमा शुल्क दरों का वैश्विक स्तर पर लागू दरों के साथ तालमेल बिठाने की वकालत की। नीति आयोग की तरफ से आयोजित आर्थिक नीति भविष्य की राह विषय पर आयोजित परिचर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की राय भी सुनी। साथ ही साथ उन्हें कौशल विकास, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए तरीके अपनाने की सलाह भी दी। बैठक में अर्थव्यवस्था को कम नकदी वाली बनाने के लिए डिजिटलीकरण पर भी चर्चा हुई। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने नोटबंदी को विफल बताकर पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। इन दलों ने कल बैठक और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नोटबंदी से भ्रष्टाचार और बढ़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्विस खाता धारकों के नाम सार्वजनिक करने और प्रधानमंत्री के कथित निजी भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। वहीं ममता बनर्जी ने वर्तमान हालात को सुपर इमरजेंसी बताते हुए साझा रणनीति बनाने की बात कही। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने मंगलवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। सबसे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और कहा कि 50 दिन बीतने को हैं, लेकिन दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। करप्शन और काले धन पे कोई असर नहीं पड़ा है। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। चोट लगी है हमारे कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश 20 साल पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल मिलकर नोटबंदी के खिलाफ साझा एजेंडा तैयार करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। ममता ने कैशलेस अर्थव्यवस्था पर कुछ यूं तंज कसा। कैशलेस का नाम पे मोदी गवर्नमेंट बसलेस हो गया है, टोटल फेसलेस हो गया है। अभी क्या चाहिए? 50 दिन तो हो गया, 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाद में जनता तो पूछेंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर जी आपका सरकार डिजाइन करेंगे? तो डीएमके, आरजेडी और दूसरे दलों ने आरोप लगाया कि नोटबंदी बिना तैयारी के लागू हुई और इसका असर खेती से लेकर रोजगार तक दिखा है। The initiation that has been done has resulted in an utter failure. The people in our country are already jobless, they are landless, they are cashless and voiceless. इन्होंने उद्योगपतियों को माफ किया,
और गरीबों को साफ किया। आज जो है गरीब पस्त है और उद्योगपति जो है मस्त है, इसलिए काले धन वालों का कुछ बिगड़ा नहीं है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से विपक्ष परेशान क्यों है। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई से राहुल गांधी और उनके साथी परेशान हो गए, और जैसा मैंने कहा कि वहां ऐसे दल बैठे रहे हैं जो आजाद भारत के सबसे बड़े स्कैमों के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सरकार का नाम जुड़ा रहा है। बैठक से पहले विपक्ष की एकता भी टूटती दिखी। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई जैसे दल बैठक से दूर रहे। इन दलों ने आरोप लगाया था कि बैठक से पहले आम राय बनाने और इसका एजेंडा तय करने की कोई पहल नहीं की गई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के फैसले से आतंकवाद, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड, मानव तस्करों की दुनिया तबाह हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें देहरादून की परिवर्तन रैली में कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ काले धन ने ही नहीं, काले मन वालों ने भी देश को तबाह किया है। देहरादून की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का विरोध कर रहे विपक्षी दलों की जमकर आलोचना की। उन्होंने नोटबंदी को सफाई अभियान बताते हुए कहा कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने उन्हें चौकीदारी का काम सौंपा है और इससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल 0 हो गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देहरादून में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की आधारशिला रखी। 900 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। योजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए हर मौसम में इस्तेमाल लायक सड़कों का नेटवर्क बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मायावती ने माना कि 8 नवंबर से पहले पार्टी को मिला चंदा बैंकों में जमा कराया गया है। उधर बीजेपी ने पूछा कि ये चंदे की रकम है या फिर पैसा बदलने की कवायद। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नोटबंदी के बाद पार्टी के खाते में 104 करोड़ रुपए जमा कराने का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह पैसा नोटबंदी से पहले का है। बीएसपी प्रमुख ने इस रकम को सदस्यता शुल्क का हिस्सा बताया। बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है। मायावती ने बीजेपी को अपने खातों की जानकारी सार्वजनिक करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि नोटबंदी से 10 महीने पहले और बाद में बीजेपी ने कितनी रकम बैंकों में जमा कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वजह से बीएसपी को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि मायावती की ओर से नोटबंदी का विरोध करने की असली वजह सामने आ गई है। ये अवश्य सवाल उठता है और बहुत लाजिमी सवाल उठता है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया सामान्य सहयोग है या पैसा बदलने की कवायद है। नोटबंदी के बाद दिल्ली के करोल बाग के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए से अधिक जमा हुए हैं। इसी शाखा में मायावती के भाई आनंद का खाता भी है, जिसमें 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा हुए। पीटीआई के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को सामान्य जांच के दौरान इस रकम की जानकारी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर देहात के पास सियालदा अजमेर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसा रूरा स्टेशन के पास हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं स्थानीय पत्रकार प्रभात अवस्थी के पास, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रभात, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कितना नुकसान हुआ है?
जी आपको बताते हैं जो ये पूरा हादसा है वो रूरा स्टेशन के पास हुआ है, जहां पर जो ट्रेन है वो दिल्ली की ओर चलकर कानपुर की ओर आ रही थी। तकरीबन सुबह 5:45 बजे के आसपास जो ये पूरा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जहां पर ज्वाइंट्स है वहां से कोई पटरी की खामी बताई जा रही है, जिसकी वजह से जो ट्रेन है वो पटरियों से उतरी है। लिहाजा अभी किसी तरह की कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं मिल रही है, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, वहां मौके पहुंच गया है। उसका कहना है कि लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन अभी किसी तरह की। प्रभात, आवाज आ रही है? संपर्क कट गया है। तो सुबह करीब 5:45 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। कानपुर में ही हमने देखा था पिछले महीने एक बड़ा हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा, और करीब 150 लोगों की मौत हुई थी। 14 डिब्बे फिलहाल पटरी से उतरे सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के, और अभी तक जैसे ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में न्यायिक सेवाओं की सभी बहालियों में अब 50% आरक्षण लागू होगा। राज्य कैबिनेट ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा और अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नियुक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये व्यवस्था जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्तियों के अलावा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की नियुक्तियों में भी लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में न्यायिक सेवा की सभी नौकरियों में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया। नई व्यवस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण तो पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 21% कर दिया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग को भी 12% आरक्षण दिया जाएगा। नई व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी। सभी श्रेणियों में आरक्षण के भीतर आरक्षण के तहत महिलाओं को 35% और दिव्यांगों को 1% आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नौकरियों में 27% आरक्षण मिलता है। इसमें अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1% और ओबीसी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य के विकास के लिए पाकिस्तान से शांति वार्ता को जरूरी बताया है। शांति बहाली के लिए उन्होंने राज्य की जनता से काम करने की अपील की। महबूबा मुफ्ती का मानना है कि राज्य में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है। इससे भारत पाकिस्तान के संबंधों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं को लागू करने में भी जनता से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि उनकी सरकार राज्य में विकास और बातचीत के दोहरे उद्देश्य पर काम कर रही है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव पी रामा मोहन राव ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव के दफ्तर पर छापेमारी असंवैधानिक है। राव ने कहा कि वो अब भी तमिलनाडु के मुख्य सचिव पद पर हैं। I am being targeted. I have fear. My life is in danger. I don't know what forces. आयकर विभाग के छापे के बाद मीडिया के सामने आए तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव पी रामामोहन राव ने खुद की जान को खतरा बताया। उन्होंने छापे को असंवैधानिक हमला बताया। मोहन राव ने कहा कि आयकर विभाग को छापे में उनके घर से कुछ भी नहीं मिला था। शेखर रेड्डी के साथ उन्होंने किसी भी तरह के रिश्तों से इनकार किया। Honorable Chief Minister's permission to enter to my room, and what did they find? They find nothing, and they have searched my Chief Secretary's office in the search warrant of my son. Is my son a Chief Secretary? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और AIADMK के नेताओं के समर्थन के लिए मोहन राव ने शुक्रिया अदा किया। इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। This shows that the BJP government at the center gives least importance to the federalistic setup in this country. That this government is trying to destabilize the state government by applying pressure tactics. इस बीच वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। चीफ सेक्रेटरी होने के नाते कोई लूट करने की छूट नहीं मिलती है। इस देश में सभी नागरिक बराबर हैं कानून की नजर में। अगर चीफ सेक्रेटरी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी और कोई सामान्य नागरिक भी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी। उनको एक सामान्य नागरिक के रूप में सोचना चाहिए कि अगर सामान्य नागरिक होता और ऐसा अपराध करता तो उसको कार्रवाई नहीं होती, तो उनको भी जेलना पड़ेगा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव पी रामामोहन राव के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग ने 22 दिसंबर को छापे मारे थे।
आयकर विभाग के मुताबिक राव के घर और दफ्तर पर पड़े छापों में लाखों रुपए और बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद राव को उनके पद से हटा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवको, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। केंद्र सरकार ने करीब 20,000 एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन पर विदेशी चंदा नियमन कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब देश में 13,000 एनजीओ की कानूनी रूप से काम कर सकते हैं। 1 साल पहले तक इनकी संख्या 33,000 थी। 13,000 वैध एनजीओ में 3,000 ने लाइसेंस के नवीनीकरण करने के लिए आवेदन दिया है, जबकि पंजीकरण के लिए 2,000 नए आवेदन आए हैं। पीटीआई के मुताबिक एनजीओ के काम की समीक्षा करीब 1 साल पहले शुरू की गई थी, जो अब भी जारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जनवरी के आखिर में प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C-37 से एक ही बार में रिकॉर्ड 83 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इसरो के अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने बताया कि हम जनवरी में प्रक्षेपण के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुई है। प्रक्षेपित किए जाने वाले 83 उपग्रहों में से 80 इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के हैं। इनका वजन 500 किलोग्राम है। 3 भारतीय उपग्रह कॉटसेट 2 सीरीज के हैं, प्राथमिक पेलोड के तौर पर, जिनका वजन 730 किलोग्राम है। भारतीय उपग्रहों में INS-1A और INS-1B भी हैं, जिनका वजन 30 किलोग्राम है। इससे पहले इसरो ने जून में पीएसएलवी C-34 से एक ही मिशन में 20 उपग्रहों का कामयाब प्रक्षेपण किया था। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण पर चीन के बयान को लेकर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करता है और उसका मकसद सामरिक क्षमताओं के जरिए किसी देश को निशाना बनाना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ किया कि भारत दूसरे देशों से भी यही उम्मीद करता है। इससे पहले चीन ने अग्नि 5 मिसाइल के जरिए खुद को घेरने के सवाल पर कहा था कि इससे दक्षिण एशिया का सामरिक संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने चिंता जताई है। बेंगलुरु में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के 9वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि लोगों तक सामाजिक न्याय की पहुंच बनाने के लिए न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उपराष्ट्रपति का मानना है कि संसाधनों के असमान वितरण को दूर करने के लिए आर्थिक विकास के मौजूदा ढांचे में व्यापक बदलाव की जरूरत है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का मानना है कि कल्याणकारी कानूनों के लागू होने के 70 साल बाद भी भारत में सामाजिक न्याय की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। बेंगलुरु में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का एजेंडा अभी भी अधूरा है। Where then, ladies and gentlemen, do we stand
on the ladder of equity. This is a question that citizens of the Republic can ask the state after 70 years of legislating welfare laws and adjudicating measures to deliver social justice. अमीर गरीब के बीच खाई का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आधे से ज्यादा संपत्ति 1% अमीरों के पास है, वहीं 10% अमीर करीब 3/4 संपत्ति के मालिक हैं। इसके विपरीत 30% गरीबों के पास सिर्फ 1.4% संपत्ति है। उपराष्ट्रपति ने लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा में अदालतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। It is crucial to investigate carefully who benefits from the court enforcement, and under what circumstances judicial enforcement is likely to advance the broader realization of the rights and benefits those whose rights are most at risk. अमीर गरीब की खाई को पाटने के लिए उपराष्ट्रपति ने आर्थिक विकास के मानकों में बड़े बदलाव की वकालत की। साथ ही जाति व्यवस्था की वजह से दलितों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव पर बल दिया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, बेंगलुरु। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि वैश्विक मानदंड अपनाने से देश का उत्पादन बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को विश्व निर्यात बाजार में प्रवेश करने की सहूलियत मिलेगी। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया मेमोरियल लेक्चर के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया अगर आज होते तो समाज उनके विचारों और अनुभव का फायदा उठाता। इस मौके पर राजश्री बिरला को WTC अवार्ड 2016 से नवाजा गया। खेल मंत्री विजय गोयल ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन संरक्षक बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। फैसले पर हैरानी जताते हुए खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार को ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मामले की पूरी जानकारी मांगी है। सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसी वजह से दोनों को मैनेजमेंट की कमेटी से हटाया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपी सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को मंगलवार को चेन्नई में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की सालाना आम सभा में आजीवन अध्यक्ष बनाया गया है। This is totally unacceptable to us, as both are facing serious corruption and criminal charges against them. और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर यमन से है, जहां के शबवा प्रांत में सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष में 40 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में यमन के 12 सैनिक शामिल हैं। यमन की सेना ने बहयान जिले में हूथी विद्रोहियों के ठिकाना बनाकर हमला किया। हूथी विद्रोहियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। यमन के कई हिस्सों पर हूथी विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, जिन्हें पीछे हटाने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में कई देश हवाई हमले कर रहे हैं। इस संघर्ष में अब तक 7 लोग मारे गए हैं। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। घाटी में ताज़ा बर्फबारी के बाद ज़्यादातर इलाकों में पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई है। गिरते पारे ने श्रीनगर की डल झील समेत दूसरी झीलों को भी जमा दिया है। दिन में थोड़ा थोड़ा धूप निकलती है, मैं उतना फ्रूटफुल नहीं रहता कि रात में क्लियर स्काई रहने से पूरा जम ही जाता है। आप देख ले डाल के जो हालत, ये जो एरिया है देख ले पूरा जमा हुआ है। ये पूरा जमा से पता चल रहा है कितनी सर्दी है श्रीनगर में। आज बहुत ज्यादा सर्दी है। इधर मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। कोहरे का असर हवाई, रेल और सड़क यातायात पर पड़ा है। कोहरे की वजह से जहां फ्लाइट ऑपरेशन में देरी हो रही है, वहीं रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। We have a flight at 9:45, अभी शायद उसमें डिले है बिकॉज काफ़ी फॉग है दिल्ली में एंड कोई अपडेट नहीं है मिला अभी, बट फ्लाइट में डिले है। दैट्स व्हाट वी नो राइट नाउ। जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, वैसे वैसे ठंड और कोहरे में इजाफा हो रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलावों का सहारा ले रहे हैं।
सर्दी की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात के ओपनर समित गोहेल ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में ओपनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। समित ने ओडिशा के खिलाफ खेले गए मैच में नाबाद 359 रन की पारी खेली और वो आखिर तक आउट नहीं हुए। समित ने अपनी पारी में 45 चौके और 1 छक्का लगाया है। ये दुनिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी ओपनर का बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। अपनी इस पारी के बदौलत गोहेल ने 117 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। समित ने समरसेट के खिलाफ के बॉबी एबल का 357 रन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 1899 में किंगस्टन ओवल मैदान में बनाया था। नेशनल हिस्ट्री कांग्रेस का 77वां सत्र केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को इसे संबोधित करेंगे। राजधानी तिरुवनंतपुरम का केरल विश्वविद्यालय का करियावट्टम कैंपस 77वें नेशनल हिस्ट्री कांग्रेस के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में देश विदेश के चोटी के इतिहासकार शामिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पैनल्स हैं। वैसे तो नॉर्मल सेशंस हैं हमारे 6 सेक्शंस में बटा हुआ है, जिसमें हम उम्मीद है कि तकरीबन 1200 से ज़्यादा लोग पेपर पढ़ेंगे 2.5 दिन के अवसर पे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 1200 हिस्टोरियंस एक जगह इकट्ठे होते हैं। सम्मेलन में इतिहासकार अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश और दुनिया के चोटी के इतिहासकारों के अलावा 1200 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मंगलवार को आम लोगों के लिए आधुनिक भारत का नवनिर्माण और धर्मनिरपेक्षता नाम से सत्र रखा गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया। नेशनल हिस्ट्री कांग्रेस का ये 77वां सम्मेलन कई मायनों के लिए याद किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में न सिर्फ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात होगी, ऐतिहासिक मुद्दों पर बात होगी, बल्कि दलित चिंतन और वन वर्ल्ड जैसे क्रिटिकल मुद्दे और कंटेम्प्रेरी मुद्दों पर भी इस सम्मेलन के दौरान चर्चा होगी, जो इतिहासकार बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी, त्रिवेंद्रम, केरल। और अब आखिर में हेडलाइंस। नीति आयोग की बैठक में इनकम टैक्स में कटौती का सुझाव। विशेषज्ञों ने कहा कर ढांचे में बदलाव से विकास में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री ने गिनाए जल्दी बजट पेश करने के फायदे। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस, टीएमसी समेत 8 दलों का मोर्चा। सारे दलों के लिए साझा एजेंडा बनाने का ऐलान। भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रधानमंत्री से जांच की मांग। बिहार में न्यायिक सेवाओं की सभी सेवाओं में 50% आरक्षण। कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। महिलाओं को 35% आरक्षण रहेगा बरकरार। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर विवाद। खेल मंत्री ने मांगी रिपोर्ट, कहा मंजूर नहीं है फैसला। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गुजरात के समित गोहेल ने रचा इतिहास। रणजी में 259 रनों के साथ बनाया विश्व रिकॉर्ड। टूटा 117 साल पुराना रिकॉर्ड। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।